हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी AA और SSR के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। यह प्रैक्टिस सेट्स आपका मैथ्स स्पेशल होगा, यानी इस प्रैक्टिस सेट्स में आपके मैथ्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को दिए जाएंगे। इससे पहले हमने 3 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, जिसमें कि हमने 2 प्रैक्टिस सेट्स में आपके साइंस के क्वेश्चंस और एक प्रैक्टिस सेट्स में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को दिया है। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर सभी प्रैक्टिस सेट्स को आप देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, सो आप सभी क्वेश्चंस को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और देन फिर सॉल्यूशंस को देखिएगा। वीडियो के PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, लिंक पर क्लिक करके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे ही PDF के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। और आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो टेलीग्राम चैनल को मस्ट ही ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे सभी लेटेस्ट अपडेट्स और आपकी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग फ्री मॉक टेस्ट हम अरेंज करवाते हैं आपको, तो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आपको उसके लिंक आपको डायरेक्टली हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको वहाँ से बेनिफिट मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर। और पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ 1 + tan 15 डिग्री अपॉन 1 - tan 15 डिग्री। देखिए, क्वेश्चंस के लेवल आपको हमेशा इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा, क्योंकि हम आपको क्वेश्चंस देंगे वो कंबाइंड क्वेश्चन देंगे। जैसे इससे पहले जो हमने प्रैक्टिस दिया था, लगभग शायद 1 या फिर 2 में हमने मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस दिए थे, तो उसमें हमने क्वेश्चंस के लेवल को कम रखा था, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चंस के लेवल उस क्वेश्चंस के लेवल से थोड़ा सा अच्छा होगा, बस थोड़ा सा अच्छा होगा, ज़्यादा नहीं अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा सा जरूर अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए पढ़िए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि 1 + tan 15 डिग्री अपॉन 1 - tan 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, हम 1 को क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री लिख सकते हैं क्या, क्योंकि tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है, तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं उसको देखिएगा। हम ऐसा कर रहे हैं ताकि हमारा ये जो क्वेश्चन है ये आपका फॉर्मूला पे बैठ पाए, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं, इसको tan 45 डिग्री 15 डिग्री को हम tan 15 × 1 भी तो लिख सकते हैं ना। तो tan 15 को tan 15 रहने देंगे और tan 1 को क्या लिखेंगे, हम tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा tan A + B का। क्या फॉर्मूला होता है tan A + B का, तो tan A + B का फॉर्मूला होता है आपका tan A + B का फॉर्मूला होता है tan A + tan B अपॉन 1 - tan A × tan B, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को हम लाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये इसी फॉर्मूला पे ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है। tan A है, ये tan B है, 1 - tan A tan B, ठीक है, या फिर कह सकते हैं tan A tan B, वही बात हो गया। तो अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली tan A + B। तो A का वैल्यू 45 डिग्री मानते हैं और B का वैल्यू क्या मानते हैं, 15 डिग्री। तो क्या होगा, tan A + B आपका हो गया, और tan 45 + 15 कितना होगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देख सकते हैं 2 लाइन में क्वेश्चन बन चुका है। तो आपको जो भी पढ़ाया गया है, जो भी सिखाया गया है, बस उसी से होंगे। आपके सिलेबस से हटके कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, कंसेप्ट को रिवाइज करते रहें, ठीक है। हमने अभी कुछ समय में कोस्ट गार्ड के लिए हम आपको कोस्ट गार्ड के लिए हम आपके लिए बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि आपको सारे मैथमेटिक्स के जितने भी आपके मैथमेटिक्स में 11th 12th के टॉपिक्स कहे तो चैप्टर्स पढ़ने हैं, उन सभी चैप्टर्स को हम कंसेप्ट को आपको बताने वाले हैं। तो सभी कंसेप्ट को आप देखिएगा, कोस्ट गार्ड के भी सारे कंसेप्ट को देखिएगा, ताकि आपको यह इसमें भी हेल्प करे, क्योंकि मैथमेटिक्स सभी के लिए इक्वल है। कोस्ट गार्ड के लिए, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए, नेवी के लिए, NDA के लिए, सभी के लिए कंसेप्ट वही आते हैं। बस जो अंतर होता है वो अंतर होता है सिर्फ क्वेश्चन के लेवल का, ठीक है। तो उसको जरूर देखिएगा कंसेप्ट को, क्योंकि वो आपको बेहतरीन लेवल में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नंबर 2 में लिखा जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस ऑफ एक्स है, अब छूट गया है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है। देखिए ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे से बनाएंगे, अगर अच्छे से आप पढ़े होंगे। यहाँ पे 2 चीज़ों का यूज किया जा रहा है, एक तो आपका ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा क्या आपका इंटीग्रेशन। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छा होगा तो इंटीग्रेशन आसानी से बना पाइएगा इस क्वेश्चन में। देखिए कैसे, यहाँ पे कॉस एक्स लिखा गया है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा और हमने प्रीवियस वीडियोज में बताया भी था कि कॉस एक्स जो है आप इसको साइन 90 - x भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि cos x जो होता है आपका cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। उसी प्रकार sin 90 - थीटा क्या हो जाता है आपका, cos थीटा के बराबर हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम sin π/2 क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो sin 90 - x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, cos x के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ऐसा इसको लिख दिया। और आपने यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का भी कंसेप्ट लगेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने हैं वो, और आपके जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसे, और आपके इंटीग्रेशन, तीनों चैप्टर का कंबाइंड कंसेप्ट है। और बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल वाला कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन जो होता है वो क्या होता है आपका, ये आपका बाहर निकल के थीटा को बाहर दे देता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका π/2 - x हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन का साइन अभी भी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो
अब आपको क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है। तो ये आपको क्या करना है, इसको एक्स के रिस्पेक्टिव इंटीग्रेट कर देना है। तो पाई बाई टू का पाई बाई टू बाहर आ जाएगा और 1 का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। माइनस एक्स का है तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लगेगा। ये क्या हो जाएगा आपका, पाई एक्स अपॉन टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। यहाँ पे नहीं लिखा गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको इसको चेक करना है। तो पाई एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फंडा लगाया, देन फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, और देन फिर इंटीग्रेशन किया। ठीक है, आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन इसको नहीं कर पाइएगा, आप माथा पेर के रह जाइएगा, लेकिन आपको डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होगा। ये सिंपल तरीका होता है आपको इस क्वेश्चन को बनाने का। तो आपको जब तक सही अप्रोच नहीं पता रहे तब तक आप उलझ के रह जाइएगा सिर्फ। ठीक है, सो इस कारण से आप सारे फार्मूला को रिवाइज करते रहिए, सारे कंसेप्ट को रिवाइज करते रहिए। ठीक है, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आप बिल्कुल बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए, कॉट स्क्वायर एक्स, आपने कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन आपने एक आइडेंटिटी जरूर पढ़ा होगा कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, आप कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आप लिख सकते हैं। ठीक है, कॉट स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपने कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा है। क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस टाइम्स ऑफ कॉट एक्स। आपने इस कॉट स्क्वायर एक्स को हम लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, इंटू में डी एक्स। हम अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 को इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से, और कॉसेक स्क्वायर इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से। कैसे, क्योंकि आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या होता है आपका कॉसेक स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। आपने कॉट स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, सॉरी कॉट स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा। तो कॉट स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका, सॉरी आपका, हाँ ठीक है, तो वो क्या होता है कॉसेक एक्स, क्या कॉसेक, थोड़ा गलत बोल दिया हमने अभी कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा क्या होता है माइनस कॉट कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे आपको कॉसेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, तो उसका जस्ट रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉट एक्स हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन सिंपल एक्स हो जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लगेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है, डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूला को याद रखिएगा, सारे फॉर्मूला को याद रखिए, और क्या कीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन जब उसका यूज हो तो क्या कीजिए, उसको रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला है जो कि आपके यहाँ पे क्या होते हैं, लगभग फॉर्मूला जो होंगे वो आपको रिवर्स के रूप में ही यूज किए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे 4 में लिखा जा रहा है कि डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन आपको डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन नहीं क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। इसको कैसे करेंगे, डायरेक्टली आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपको अभी जो अप्रोच बताने वाले हैं, अभी जो तरीका बताने वाले हैं, वो आपके लिए बेहतरीन तरीका है, और क्या है तो सिंपलेस्ट तरीका है। अगर आपको इससे भी सिंपलेस्ट तरीका पता होगा तो बिल्कुल उसे आप लगाइएगा। ठीक है, तो देखिए, हम यहाँ पे एक्स टू द पावर एक्स को डिफरेंशिएशन करने से पहले इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ हेर फेर करेंगे। ठीक है, देखिए, एक्स टू द पावर एक्स को हम ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स हम लिख सकते हैं, या फिर ई टू द पावर लॉग एक्स टू द पावर एक्स हम लिख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि ई टू द पावर लॉग ई बेस पे एक्स को क्या लिख सकते हैं, हम एक्स लिखते हैं। ई टू द पावर या फिर ए टू द पावर लॉग ए बेस पे अगर वाई रहे तो इसको क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं। यानी यहाँ पे बेस और यहाँ का बेस दोनों का सेम रहे, ये ई और यहाँ पे ई सेम रहे, तो अंदर वाला जो वैल्यू हो जाता है, अंदर वाला जो वैल्यू हो जाता है ये आपका बाहर चला आता है। ठीक है, इसी कंसेप्ट, इसी लॉग के प्रॉपर्टी से आप देखिएगा कि यहाँ पे ये भी ई बेस पे है और ये भी लॉग हमारा क्या है, ई बेस पे है। जब नहीं लिखा रहता है तो ई बेस पे ही होता है, तो यहाँ पे ई बेस हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर एक्स हो जाएगा, जो कि आपका पहले के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और आपको पता होगा लॉग एम टू द पावर एन को क्या लिख सकते हैं, लॉग एम टू द पावर एन को लॉग एम टू द पावर एन को क्या लिखते हैं, एन इंटू लॉग एम लिखते हैं। ये एन पीछे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने एन लिखा और यहाँ पे एम का एम रहने दिया, तो यहाँ पे एक्स टू द पावर एक्स है, एक्स पीछे आ गया और लॉग एक्स यहाँ पे रहने जाएगा। इसी प्रकार से देख सकते हैं ये एक्स पीछे आ गया और लॉग एक्स यहाँ पे रहने गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या लिखते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो बस आपको अब ये समझ में आ चुका है कि हम एक्स टू द पावर एक्स को क्या लिख सकते हैं, हम एक्स टू द पावर एक्स को हम ई एक्स लॉग एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर एक्स को हम ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी कंसेप्ट को हमेशा अप्लाई कीजिए। जब भी आपको इस तरीके के वेरिएबल पावर वेरिएबल वाले क्वेश्चन रहेंगे तो आप हमेशा इसी को अप्लाई कीजिएगा। इस तरीके को अप्लाई करने पे आपको बिल्कुल कम समय में आप इस क्वेश्चन को बना पाइएगा। अब देखिए कैसे हम क्या लिखने वाले हैं, आप एक्स टू द पावर एक्स के जगह पे ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए
ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स नहीं होता है, यानी ई टू द पावर एक्स का यानी ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स ही हो जाएगा। और इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर एक्स भी लिख सकते हैं, जो कि हम नीचे लिखेंगे पहले, और भी इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शंस का इंटीग्रेशन होता है, तो ये फंक्शन किसका फंक्शन था, तो ये इसका फंक्शन था, ठीक है। तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो सॉरी डिफरेंशिएट कर दिया, तो देखा हमने कि ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होता है, सो हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। फिर क्या करेंगे, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये किसका फंक्शन है, तो ये एक्स का फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन यू इंटू वी पे कर देंगे, तो एक्स पीछे आ जाएगा, लॉग एक्स क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, प्लस का साइन लगेगा, लॉग एक्स पीछे आ जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक्स से एक्स कट गया, तो यहाँ पे इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर एक्स लिख सकते हैं यहाँ से, तो एक्स टू द पावर एक्स यहाँ पे लिखा गया, और इससे सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा, तो एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, आंसर मैच करेंगे, एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको पिछले जो क्वेश्चन थे यहाँ पे उसमें थोड़ा सा बोलने में गड़बड़ा गया था इसका इंटीग्रेशन, तो लेकिन आपको समझ में अच्छे से आया होगा बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो थे ये भी सिंपलेस्ट तरीका हमने आपको बताने का प्रयास किया है, इससे सिंपलेस्ट कोई तरीका आपको लगता है तो आप बनाने का जरूर प्रयास कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखकर भी हमें बताइएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि वेरिएबल पे पावर वेरिएबल वाले क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाएं, क्योंकि ये एक बेहतरीन तरीका होता है और कम समय में क्वेश्चन बन पाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या लिखा जा रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर बी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। देखिए इसके जनरल मेथड होते हैं, उस जनरल मेथड से भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे कंपटीशन की एग्जाम दे रहे हैं आप, तो यहाँ पे जनरल मेथड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपके रफ शीट तो नहीं चेक करेगा ना कि लाइए बाबू रफ शीट तंग देख ले आप कैसे बनाए हैं रफ शीट में, ऐसा तो नहीं दिखेगा ना, वो तो सिंपल दिखेगा कि आप आंसर सही लगाएं कि नहीं लगाएं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल हमें कहता है कि ये हमारा अगर फंक्शन 0/0 या फिर इन्फिनिटी का फॉर्मेट आता है, ठीक है, यदि ये हमारा लिमिट वाला फंक्शन जो है ये 0/0 या फिर इन्फिनिटी का फॉर्मेट आता है, तो हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगाते हैं, उसको क्या करते हैं, हम ऊपर डिफ्रेंशिएट करते हैं, नीचे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तब तक डिफ्रेंशिएट करते हैं जब तक हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्मेट हट ना जाए, ठीक है। अब देखिए हम इसको चेक करेंगे कि ये 0/0 फॉर्मेट का है या फिर नहीं। एक्स की जगह पे 0 डाल देंगे, तो ई टू द पावर 0 ई टू द पावर 0, ये क्या हो जाएगा, एनीथिंग पे पावर 0 1 1 माइनस 1 अपॉन 0 0/0, ये क्या है 0/0 फॉर्मेट का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल को लगा सकते हैं, तो चलिए लगाते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 रहने देंगे, और ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा एक्स का ए हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर बी एक्स का क्या हो जाएगा, ई टू द पावर बी एक्स हो जाएगा, और इनटू में बी हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे एक्स की जगह पे, तो एक्स की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो ये आपका 1 हो जाएगा, इंटू ए माइनस में ये भी आपका 1 हो जाएगा, इंटू में बी, तो क्या हो गया आपका ए माइनस बी हो गया। तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल से आप कितने आसानी से बना पाए, लेकिन वहीं पे अगर इसके कन्वेंशनल मेथड को लगाइएगा, जो जनरल मेथड है उसको लगाइएगा, तो क्या होगा, आप थोड़ा सा परेशानी में फंस जाएगा। परेशानी में क्या फंस जाएगा, अगर आपको अच्छे से वो भी जनरल मेथड पता है तो आप उसको जरूर लगाइए, ठीक है, अच्छे से लगाइए, आपको वो भी तरीका से आंसर मिलेगा, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल से जल्दी आंसर मिलता है, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल लगाने का तरीका हमने बताया कि कब लगाएंगे, जब 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्मेट का हो तब, ठीक है। कैसे लगाएंगे, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब तक डिफ्रेंशिएट करेंगे जब तक हमारा क्या हो, आपका इंडिटरमिनेट फॉर्मेट यानी 0/0 और इन्फिनिटी का फॉर्मेट हट ना जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स के वैल्यू 2 पुट करेंगे, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 टू द पावर 5 क्या होता है, तो 32 होता है, तो 32 माइनस 32, और यहाँ पे 2 पे पावर एक्स पे पावर 2 यानी 2 पे पावर 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 माइनस 8, तो 32 माइनस 32 और 8 माइनस 8 क्या होगा, 0/0 का फॉर्मेट हो गया। यहाँ पे भी हम क्या लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल आपको नहीं लगाना है, जनरल मेथड लगाना है, तो वो भी लगाइएगा। तो उसको लगाने में क्या कीजिएगा, आप एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, इसका फॉर्मूला लगाइएगा, जो कि होता है n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। ये क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को लगा के आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है, जनरल मेथड से। लेकिन हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, जो कि क्या होगा, आपका सबसे आसान रूल रहता है, ठीक है, इससे जल्दी आंसर बन पाते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5x टू द पावर 4 हो जाएगा, और 32 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। लिमिट x टेंस टू 2 तो यहाँ पे रहेगा ही, x टेंस टू 2, यहाँ पे नीचे क्या है आपका 3 हो जाएगा, और x स्क्वायर हो जाएगा, ये x स्क्वायर से ये 2 टाइम्स कर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 5/3 2 पे पावर 2 सॉरी x पे पावर 2। अब क्या करेंगे, x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 2, तो 5/3 गुने 2 पे पावर 2 यानी 2 2 जा 4, तो 5 चौके 20 अपॉन 3, आंसर क्या हो जाएगा 20/3, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 7th नंबर 7 में पढ़िए क्या लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि फाइंड दी 14th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a + 2x स्क्वायर टू द पावर 16, ठीक है। इसमें आपको 14th टर्म निकालना है, यानी 14वां टर्म आपको इसमें निकालना है, ठीक है। कितना टर्म, 14वां टर्म आपको निकालना है, ठीक है। देखिए आपने tn टर्म आपने निकालना सीखा होगा, ठीक है, या फिर आपको tn टर्म में आपने tn + 1 टर्म निकालना सीखा होगा।
Tn+1 टर्म कैसे निकलता है, अगर कोई आपका a प्लस बी या फिर कह सकते हैं आपका 1+x, सबसे आसान रहेगा आपको a प्लस बी जनरल टर्म ही बता दे, a+b⁴n अगर आपका कोई बाइनोमियल दिया गया है, ठीक है, तो आपको इसका Tn+1 वाला टर्म निकालना सीखा होगा आपने। कैसे सीखा होगा, तो आपने सीखा होगा कि एन सी क्या करते हैं, हम एन सी लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं या फिर यहाँ पे हम आर ले लेते हैं, r+1 वाला टर्म, क्योंकि यहाँ पे n तो ले नहीं सकते, क्योंकि ये क्या आपका n टोटल टर्म ही n होगा, यहाँ पे n+1 टर्म होगा और यहाँ पे हम n+1 टर्म नहीं निकाल सकते, ठीक है। अभी तो यहाँ पे जो जनरल फॉर्मूला होता है वो Tr+1 टर्म का होता है, यानी इस पूरे एक्सपेंशन में Tr+1 टर्म का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो Tr+1 टर्म का वैल्यू निकालने के लिए लिखते हैं हम NCR, यहाँ से जो r+1 है उसमें से एक घटा लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, r हो जाता है, तो NCR लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं, NCR लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, आपका पहला टर्म जो a है a⁴n−r, इसको घटाते हैं, यानी यह n और यह r को घटाते हैं, फिर इंटू लिखते हैं। फिर दूसरा टर्म b जो है b⁴ क्या लिखते हैं हम, ये जो r है उसको लिखते हैं। ये क्या होता है, जनरल टर्म होता है आपके किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन को निकालने का, ठीक है। जैसे आपने एपी के जनरल टर्म निकालना सीखा होगा, उसी प्रकार बाइनोमियल एक्सपेंशन के जनरल टर्म इस तरीके से निकालते हैं, इस फॉर्मूले पे निकालते हैं, ठीक है। आपका जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है यहाँ पे वो क्या है, a+2x² पे पावर क्या है 16 है, आपको इसमें 14th टर्म निकालना है, तो आप T14 को T13+1 भी तो लिख सकते हैं इस तरीके पे। तो इस तरीके पे हम कैसे तोड़ेंगे, अब देखिए टोटल टर्म कितना है 16 है, यहाँ पे टोटल टर्म कितना था n था, तो हमने ऊपर n लिखा था, कंपेयर कीजिएगा तभी आप आसानी से सीख पाइएगा, ठीक है, नहीं तो वहाँ पे एग्जामिनेशन में फंस जाइएगा। तो 16 टर्म है तो 16 c r-1, r+1 था तो यहाँ पे r लिखा है हमने, 13+1 है तो 13 के जब क्या लिखेंगे, यहाँ पे r था तो यहाँ पे r लिखा है ना हमने, तो यहाँ पे 13 है तो क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे, फिर ठीक है। फिर क्या करेंगे, a⁴ पहला टर्म क्या है a⁴ 16 - 13 कितना होता है 3 होता है, b⁴ कितना हो जाएगा 13, b क्या है यहाँ पे 2x² पे पावर 13, ठीक है, ये वैल्यू हो गया हमारा। हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, 16c13 a³ इंटू में 2x² पे पावर 13 हो गया। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और वहाँ पे हम इसको तोड़ के लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है, क्वेश्चन नंबर 17 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 है, कितना है 7 है, ठीक है। चलिए तो हम इसको कैसे करेंगे, अब हम इसको क्या करने वाले हैं, सिंपल तोड़ने वाले हैं। तो T14 टर्म पूछा जा रहा है ना, T14, देखिए इसको तोड़ने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले ऊपर 16 का फैक्टोरियल लिखते हैं, ठीक है, 16 का फैक्टोरियल लिखते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं इसको 16 × 15 × 14 × 13 का फैक्टोरियल। डायरेक्टली हमने लिखा है आपको समय बचाने के लिए, नीचे 13 का फैक्टोरियल और 13 का फैक्टोरियल, और नीचे 16 में से 13 को घटाते कितना आएगा 3 का फैक्टोरियल, 13 के फैक्टोरियल से 13 का फैक्टोरियल कट जाएगा, ठीक है। इंटू में क्या हो जाएगा आपका a³ हो जाएगा, इंटू में 2 पे पावर 13 इंटू x पे पावर 13 दूना 26, ठीक है, क्या हो जाएगा 13 दूना 26 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कटेगा, कुछ देखिए तो कुछ कटेगा क्या, तो 3 का फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 3 × 6 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 × 6 लिख सकते हैं। तो ये आपका 16 × 15 × 14 × 2 पे पावर 13 × a³ × x का पावर 26, ठीक है, अपॉन नीचे क्या है आपका 3 का फैक्टोरियल, यानी 3 × 6 क्या हो गया आपका 3 × 6 हो गया, ठीक है। तो कुछ कट जाएगा बिल्कुल यहाँ से, तो देखेंगे हम, तो आप या फिर 2 × 3 भी लिख सकते हैं इसको, तो 3 2 7 काट देते हैं और 3 5 यहाँ से काट देते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये पड़ेगा 560 इंटू 2 पे पावर 13 इंटू a³ इंटू x⁴ 26। तो आंसर मैच करेंगे, कोई आंसर है कि इस प्रकार से 560 2 पे पावर 13 a³ x⁴ 26, आंसर में कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से बनाते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे सिर्फ जनरल टर्म को यूज करने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि जनरल टर्म को हम कैसे यूज करते हैं। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला यह होता है और इसको हम इसी प्रकार से यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम आपको Tr+1 ना निकाल के Tr टर्म निकाल के सिखाते तो थोड़ा आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे जान से Tr+1 निकाल के सिखाया है ताकि क्या हो, आपको एकदम क्लियर रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि 10 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन ए सर्कल, 10 पॉइंट को मार्क किया जा रहा है सर्किल पे, हाउ मेनी हेक्सागोन कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो कितने हेक्सागोन को बनाया जा सकता है इस पॉइंट को ज्वाइन करके, ठीक है। हेक्सागोन मतलब क्या होता है बताइए, हेक्सागोन क्या होता है। तो हेक्सागोन ऐसा पॉलीगन होता है जिनके कितने 6 साइड होते हैं, जैसे इसका फिगर जो होगा आपका इस प्रकार से होगा, ये क्या होगा आपका हेक्सागोन, ठीक है। साइड्स कितने हो गए आपके 6 हो गए। तो 10 पॉइंट से
हेक्सागोन कितने बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको कितने बना सकते हैं, तो आपको सिंपल सा बताया, यहाँ पे कम्बिनेशन यूज किया जा रहा है, 10 पॉइंट दिया जा रहा है, उसमें से हमको 6 पॉइंट को ले लेके बनाना है, ठीक है। तो 10C6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10C6, टोटल कितना हो जाएगा 10C6 हो जाएगा। कैसे, देखिए 10 पॉइंट है आपके, ऐसे 10 पॉइंट है, ठीक है। चलिए यहाँ पे गिन लीजिएगा, छोड़िए यहाँ पे, इसमें से हम 6 को लेना है, हो सकता है हम ये लेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये ऐसे करके लेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे कितने कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, तो 10C6 ले सकते हैं, यानी 10 में से हम 6 को चुनते रहेंगे, ठीक है। तो 10C6 कॉम्बिनेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू में 10 में से 6 गया तो 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल गुने 4 गुने 3 गुने 2, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 2 9 8, 2 से 2 कट गया, और 3 3 9, ठीक है। कितना होगा 7 3 21, यानी 210। कितने से बना सकते हैं हम हेक्सागोन, तो 210 हेक्सागोन हम बना सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन था, ठीक है, पीएनसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 9th है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन फाउंड बाई टेकिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिया, ठीक है। इंडिया शब्द के सभी अक्षरों को लेकर कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं, यानी कितने परमुटेशन हम बना सकते हैं, इंडिया शब्द से लेकर हम कितने परमुटेशन बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई रिपीटेशन, अगर यहाँ पे कोई रिपीटेशन वाले नहीं होते वर्ड, तो हम कितने परमुटेशन बना पाते, तो सबसे पहले लेटर को गिन लेते, 1 2 3 4 5 लेटर होते हैं, तो 5 फैक्टोरियल जो होते हैं हम इतने परमुटेशन बना सकते थे। लेकिन यहाँ पे बट लग जाएगा, क्यों बट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लेटर्स हैं वो कुछ रिपीटेड हैं। रिपीटेड कौन से हैं, तो देखिएगा आपके इंडिया में कितने आई जो है वो क्या आपका रिपीटेड है, आई 2 बार यूज किया जा रहा है, ठीक है। इस कारण से हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो टोटल परमुटेशन कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। और कोई लेटर रिपीटेड नहीं होता तो क्या करते हैं हम, सिंपल सा 5 फैक्टोरियल हो जाता, सिंपल क्या होता है हमारा आपका 5 फैक्टोरियल हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ वर्ड्स रिपीटेड हैं, और वो वर्ड्स कितने रिपीटेड हैं, तो आई रिपीटेड है, कितने 2 बार रिपीटेड है, तो क्या करेंगे इसको हम 2 से भाग कर देंगे। अगर आपके कोई और ऐसा अदर इसमें लेटर होता जो कि रिपीटेड होता तो क्या करते हैं हम उससे भी भाग करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, मैच करेंगे तो 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का आंसर कितना हो जाता है आपका 5 4 3 2 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 5 हो जाए 20 और 23 जा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th है। यहाँ पे लिखा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, ई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ई का वैल्यू क्या होगा, देखिए आपको अगर सिंपल सा ई का वैल्यू अगर याद होगा तो वो क्या होता है 2.718 होता है। इस आपके डायरेक्टली फार्मूला से आपको पता चल जाएगा कि बी जो होगा आपका इसका राइट आंसर होगा, यानी ई का जो वैल्यू होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा। लेकिन अगर आप इसका प्रॉपर जो मेथड होगा उसको लगाइएगा तो उसको कैसे लगाइएगा, तो आप इसको एक्सपोनेंशियल के तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल वाले फंडा को यूज करके लगा सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा e⁻x का एक्सपेंशन वो क्या होता है 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल अप टू आगे तक चला जाता है, ठीक है, इन्फिनिटी तक। यहाँ पे आप x = 1 पुट कर दीजिए तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 + 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल अप टू आगे तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया, 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया, और 2 के बाद आप देख रहे हैं कि कुछ और अदर क्वांटिटी जुड़ते जा रहे हैं, और सभी क्वांटिटी जो हो रहे हैं आपको वो 1 से कम हो रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि 2 के बाद जो भी क्वांटिटी जुड़ेगा वो आपका कुछ पॉइंट में जुड़ेगा, यानी 0 पॉइंट समथिंग करके जुड़ेगा, तो कभी भी वो 3 से ज़्यादा नहीं जा पाएगा, कभी भी वो 3 से ज़्यादा नहीं जा पाएगा। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि जो ई का वैल्यू होगा वो 2 से 3 के बीच में ही होगा, ठीक है। आप इस फंडे को लगा के भी समझ सकते हैं, नहीं तो अगर आपको सिंपली डायरेक्टली फॉर्मूला याद था तो डायरेक्टली इसको ई का वैल्यू 2.718 होता है, तो वहाँ से भी आप 2 के 3 के बीच में समझ सकते हैं ई का वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों फॉर्मूला को लगा के, इन दोनों कंसेप्ट को लगा के, मेथड को लगा के आप इस आंसर को बना सकते थे। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, शायद आपको सारे चीज़ समझ में आए होंगे, और कोई भी गलती हुआ होगा हमारे द्वारा तो उसको नेगलेक्ट कीजिएगा, और जो भी गलती होंगे उसको आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के, आपके कमेंट्स का जवाब हम जरूर देंगे, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।